नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। मैं हूं सौरभ। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस स्थान पर जरूर आते हैं जब बाहर से सब कुछ सही होता है। आपके पास शायद एक अच्छी नौकरी है, एक परिवार है, समाज में इज्जत है, पैसा है। दुनिया आपकी सफलता के किस्से सुनाती है, लेकिन जब रात को आप अकेले होते हैं, जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं, तब एक आवाज अंदर से पूछती है, क्या यही सब कुछ है? एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन, एक गुस्सा जो पता नहीं कहां से आता है और छोटी छोटी बातों पर ज्वालामुखी की तरह फट जाता है। आप बाहर से एक विजेता की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप एक टूटता हुआ इंसान होते हैं। एक ऐसा इंसान जो जाहिर में हंसता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे गल रहा होता है। अगर यह बातें आपको अपनी लग रही हैं, तो आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके लिए एक आईना है। यह उस जख्म पर मरहम है जिसे आप दुनिया से छुपाते आए हैं। आज हम कोई किताब नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे महान फिलॉसफी में से एक को समझने वाले हैं। यह कहानी है चीन के महान मंत्री लिन शान की, और उनकी उस मुलाकात की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है उस सच की जो हमें सिखाता है कि हर पल में आनंद है, बस हमें उस बहाव में बहना सीखना है। तो अपनी दुनिया के शोर को कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए और मेरे साथ चलिए एक ऐसे सफर पर जो शायद आपके अंदर के शोर को हमेशा के लिए शांत कर दे। चीन का झोंक, शान राज्य, एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य, और उस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली स्तंभ था वहां का मंत्री लिन शान। होशियारी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी नीतियां पत्थर की लकीर थीं। उसकी दूर तक देखने की क्षमता ने राज्य को कई संकटों से बचाया था। उसके पास पावर थी, बेशुमार इज्जत थी और समझदारी का सागर था। राजा उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। सेनापति उसकी सलाह के बिना कोई कदम नहीं उठाता था। बाहर से देखने पर लिन शान की जिंदगी एक सपने जैसी थी, एक ऐसी जिंदगी जिसे पाने के लिए कोई भी इंसान कुछ भी कर गुजरे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत भयावह था। इस सफलता की चमक के पीछे एक इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लिन शान के पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, मन की शांति। उसका हर दिन एक जंग की तरह था। सुबह उठते ही दिमाग में हजारों चिंताएं घूमने लगती। राजा को कैसे खुश रखना है, मंत्रियों के बीच चल रही साजिशों से कैसे बचना है, निकटवर्ती राज्यों की चालों का जवाब कैसे देना है, जनता की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरना है। ये सवाल उसके दिमाग में हर पल घूमते रहते। वह हर चीज को, हर इंसान को, हर हालात को कंट्रोल करना चाहता था, और यही कंट्रोल करने की चाहत उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसका स्वभाव बदल चुका था। वो इंसान जो कभी अपनी शांति और मुस्कुराहट के लिए जाना जाता था, अब एक क्रोधी और गुस्सैल व्यक्ति बन गया था। घर में किसी सेवक से कोई छोटी सी भूल हो जाए तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। दरबार में कोई उसकी बात से सहमत ना हो तो वो अपमान करने से नहीं चूकता। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके मित्र सब उससे दूर होने लगे थे। वो एक ऐसे किले में अकेला रह गया था जिसे उसने खुद अपनी सफलता और अपने अहंकार से बनाया था। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे लगता था जैसे उसके अंदर कोई आग जल रही है, एक बेचैनी, एक घुटन जो उसे किसी पल चैन नहीं लेने देती थी। वो मुस्कुराता था पर उसकी आंखों में उदासी होती थी। वो बातें करता था पर उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द होता था। वो एक चलता फिरता विरोधाभास बन गया था, बाहर से सबसे सफल और अंदर से सबसे असफल। एक शाम जब उसका गुस्सा अपनी पत्नी पर अकारण ही फूट गया, तो उसकी पत्नी ने हिम्मत करके आंखों में आंसू लिए हुए कहा, आप खुद को खत्म कर रहे हैं। यह सफलता आपको बना नहीं रही, मिटा रही है। मैंने सुना है पास के नगर में महान संत लाओ त्सु आए हुए हैं। कहते हैं कि वो भी कभी किसी बहुत विशाल राज्य के सलाहकार थे, लेकिन सब कुछ त्याग कर उन्होंने सत्य को पा लिया। लोग अपनी उलझने, अपना दर्द लेकर उनके पास जाते हैं और वहां से कुछ हल्का होकर, कुछ बदल कर लौटते हैं। एक बार, बस एक बार आप भी उनसे जाकर मिलिए, शायद कोई रास्ता मिल जाए। मंत्री लिन शान ने कोई जवाब नहीं दिया। अहंकार उसे किसी साधु के सामने झुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। लेकिन उस रात जब उसे फिर नींद नहीं आई, जब उसे अपने ही दिल की धड़कनें एक बोझ की तरह महसूस हुईं, तो उसने फैसला किया। वो चुपचाप, बिना किसी को बताए, साधारण वस्त्रों में लाओ त्सु से मिलने के लिए निकल गया।
जब वो लाओत्सु के आश्रम पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गया। कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस कुछ शिष्य शांति से अपने काम में लगे थे और एक अजीब सी खामोशी थी जो शोर से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। लाओत्सु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर ना कोई तनाव था, ना कोई उपलब्धि का भाव, बस एक गहरी शांति, एक ठहराव, जैसे एक विशाल झील जिसमें कोई लहर ना हो। मंत्री ने उन्हें प्रणाम किया। लाओत्सु ने आंखें खोलीं और बस मुस्कुराए। कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। मंत्री ने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द था। गुरुवर, मैं जोंगशान का मंत्री लिनशान हूं। मेरे पास वो सब कुछ है जिसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका हूं। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। मुझे हर छोटी बात पर भयानक गुस्सा आता है। मेरा मन हर समय अशांत रहता है, जैसे अंदर एक तूफान चल रहा हो। मैं हर चीज को काबू में रखना चाहता हूं, पर मेरा खुद पर ही कोई काबू नहीं है। कृपा करके कोई रास्ता बताइए। मैं इस अंदर की आग से मुक्त होना चाहता हूं। लाओत्सु ने उसकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में दया थी, लेकिन उनके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। उन्होंने कहा, तुम एक बहुत समझदार व्यक्ति हो लिनशान, इसीलिए तुम मन को काबू में करने की बात कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी हर चीज को काबू करना ही सीखा है। लेकिन क्या तुमने कभी बहती हुई नदी को काबू करने की कोशिश की है, या हवा के झोंके को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की है? मंत्री चुप रहा। लाओत्सु बोले, तुमने एक लंबा सफर तय किया है, तुम थके हुए हो। आज तुम आश्रम में आराम करो, शाम को हम फिर बात करेंगे। मंत्री को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा। वो एक समाधान के लिए आया था, किसी तकनीक के लिए, किसी ज्ञान के लिए, और उसे आराम करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन वो इतना अशांत था कि उसने कोई बहस नहीं की और चुपचाप आश्रम में रुक गया। शाम हुई। मंत्री ने स्नान किया, साफ सफेद वस्त्र पहने और पूरे सम्मान और तैयारी के साथ लाओत्सु से मिलने के लिए चल दिया। उसके मन में अब भी यही था कि उसे कोई गुप्त ज्ञान मिलेगा, कोई ऐसी विधि मिलेगी जिससे वो अपने मन पर विजय पा सके। वो अपनी पूरी शान और मंत्री वाले अहंकार के साथ आश्रम के मुख्य हिस्से की तरफ जा रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ऊपर की मंजिल की सफाई करता हुआ एक शिष्य बिना नीचे देखे उस पर कचरे और धूल से भरी एक पूरी टोकरी उलट देता है। धूल, सूखे पत्ते और थोड़ा गीला कचरा मंत्री के साफ सफेद कपड़ों पर और उसके चेहरे पर आ गिरा। एक पल के लिए तो लिनशान सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। वो जोंगशान का सबसे शक्तिशाली मंत्री, और उस पर किसी ने कचरा फेंक दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, नसें तन गईं, मुट्ठियां भींच गईं। वो उस शिष्य पर चीखा, मूर्ख, अंधे हो क्या? जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का प्रमुख मंत्री हूं, लिनशान। और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पर कचरा फेंक दिया? शिष्य, जो हाथ में सफाई की बुहारी और कूड़े की टोकरी लिए था, उसने मंत्री के गुस्से को देखा और बस मुस्कुराया। फिर उसने बहुत ही शांत भाव से एक लाइन कही जिसने मंत्री के जलते हुए गुस्से पर तेल का काम किया। शिष्य बोला, अंदर भी कचरा, बाहर भी कचरा। यह सुनकर मंत्री का अहंकार और भी ज्यादा प्रज्वलित उठा। क्या बकवास कर रहे हो? एक तो तुमने गलती की, ऊपर से मेरा मजाक बना रहे हो। मैं अभी तुम्हारे गुरु से तुम्हारी शिकायत करता हूं। शिष्य ने फिर वही लाइन दोहराई, अंदर भी कचरा, बाहर भी कचरा। और यह कहकर वो दोबारा अपनी सफाई के काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंत्री गुस्से से उबलता हुआ, अपमान से भरा हुआ सीधा लाओत्सु के पास पहुंचा। वो लगभग हाँफ रहा था। गुरुवर, यह किस तरह का आश्रम है? आपके शिष्यों में जरा भी तमीज नहीं है। एक तो उसने मुझ पर कचरा फेंक दिया, और जब मैंने उसे उसकी गलती बताई तो वो मेरा मजाक बना रहा है। वो कह रहा है, अंदर भी कचरा, बाहर भी कचरा। लाओत्सु जो शांत बैठे थे, वो मंत्री की हालत देखकर जोर से हंस लगे। उनकी हंसी में कोई ताना नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें गुस्सा आ गया? मंत्री ने कहा, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? किसी पर भी कचरा फेंका जाएगा तो उसे गुस्सा ही आएगा। लाओत्सु की हंसी रुक गई। उनकी आंखें अब सीधी मंत्री की आंखों में देख रही थीं। उन्होंने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहा,
इसका मतलब है कि कचरा बाहर से नहीं, अंदर से था। जो कचरा उस शिष्य ने तुम पर फेंका वो तो बस धूल और पत्ते थे। उसे पानी से साफ किया जा सकता है, लेकिन उस बाहरी कचरे के गिरते ही तुम्हारे अंदर जो सालों से दबा हुआ अहंकार, क्रोध और अपमान का कचरा था, वो सब एक साथ बाहर आ गया। अगर तुम्हारे अंदर शांति का सागर होता तो बाहर से फेंका गया एक टोकरी कचरा तुम्हारा क्या उखाड़ लेता? तुम शायद मुस्कुरा देते या उसे उसकी भूल बताकर आगे चले जाते। लेकिन तुम क्रोधित हुए क्योंकि तुम अंदर से पहले ही फटने के लिए तैयार बैठे थे। वो शिष्य तो बस एक माध्यम बना। लाओ त्सु की बातें तीर की तरह मंत्री के सीने में लगीं। उसका सारा गुस्सा, सारा अहंकार एक पल में गायब हो गया। वो निशब्द, स्तब्ध रह गया। लाओ त्सु ने आगे कहा, इस बात का मतलब तुम खुद समझोगे। जाओ, और जब तुम्हें इसका असली मतलब समझ आ जाए तब मेरे पास वापस आना। मंत्री लिन शान भारी मन से अपने महल लौट आया। वो जीता जागता एक सवाल बन गया था। लाओ त्सु के शब्द और उस शिष्य की वो दो लाइनें, अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा, उसके दिमाग में जैसे कोई चोट मार रहा हो बार बार। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसका अपमान हुआ है। मेरी क्या गलती थी? कचरा तो उसी ने फेंका था। वो खुद से बार बार यही कहता। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। वो किसी काम में मन नहीं लगा पा रहा था। दरबार में भी चुपचाप बैठा रहता। उसकी बेचैनी और तेज हो गई थी। तीसरे दिन वो अपने विशाल बगीचे में टहल रहा था। उसका बगीचा बेहद खूबसूरत था। दुनिया भर से लाए गए फूल और पौधे वहां थे। हर तरफ हरियाली थी, जीवन था। लेकिन टहलते टहलते उसकी नजर एक सूखे, मुरझाए हुए वृक्ष पर गई। चारों तरफ हरे भरे फूलों से लदे वृक्षों के बीच वो एक अकेला, सूखा, बेजान वृक्ष खड़ा था, जैसे किसी हंसते खेलते परिवार में कोई मातम मना रहा हो। वो उस वृक्ष के पास गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मिट्टी तो सबके लिए एक ही है, पानी भी सबको बराबर मिलता है, सूरज की रोशनी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जब बाकी सब हरे भरे हैं तो यह अकेला क्यों सूख गया? ये जानने के लिए उसने अपने मालियों को बुलाया और उस वृक्ष की जड़ के पास की मिट्टी खोदने को कहा। जैसे जैसे मिट्टी हटी, सच सामने आने लगा। उस वृक्ष की जड़ें अंदर से पूरी तरह गल चुकी थीं। उनमें कीट लग गए थे। बाहर से वो एक सूखा तना लग रहा था, लेकिन असली बीमारी अंदर गहराई में छुपी थी। और उसी पल, जैसे आसमान में बिजली कौंधती है, मंत्री लिन शान के दिमाग में लाओ त्सु की बात कौंध गई। असल बीमारी बाहर नहीं, अंदर थी। उसे समझ आ गया, मिट्टी, पानी और सूरज, ये सब बाहरी हालात थे। वो तो सभी वृक्षों को बराबर मिल रहे थे। जैसे उसे जीवन में इज्जत, दौलत और सफलता मिल रही थी। लेकिन अगर वृक्ष की रूट्स ही अंदर से गल रही हों तो बाहरी पोषण किस काम का? वो उसे सोख ही नहीं पाएगा। उसे समझ आया कि गुस्सा, बेचैनी, अशांति, यह सब बाहरी हालात की वजह से नहीं है। कोई मुझे अपमानित कर रहा है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, कोई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। यह सब बाहरी घटनाएं हैं, उस सूखे पत्ते और कचरे की तरह। असल समस्या तो मेरे अंदर है। मेरे मन की रूट्स अहंकार, नियंत्रण की इच्छा और असुरक्षा के कीट से गल रही हैं। और जब तक नींव अंदर से खराब है, तब तक जीवन का अमृत भी जहर जैसा लगेगा। यह एहसास इतना गहरा था कि मंत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दुख के नहीं, बल्कि बोध के आंसू थे। सालों का बोझ जैसे एक पल में हल्का हो गया था। वो उसी समय, बिना एक पल गंवाए, वापस लाओ त्सु के आश्रम की तरफ भागा। इस बार उसके चलने में मंत्री वाला अहंकार नहीं, बल्कि एक शिष्य वाली विनम्रता थी। जैसे ही वो आश्रम के दरवाजे पर पहुंचा, वही शिष्य उसे फिर से दिखा। और जैसे यह सब पहले से तय था, उस शिष्य ने एक बार फिर ऊपर से मंत्री पर कचरे की टोकरी उलट दी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कचरा मंत्री के वस्त्रों पर गिरा और मंत्री के चेहरे पर गुस्से की जगह एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने ऊपर शिष्य की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मित्र। कोई बात नहीं, अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा। तुमने मुझे मेरा ही आईना दिखाया। शिष्य भी मुस्कुराया और सामने वृक्ष के नीचे बैठे लाओ त्सु भी मुस्कुरा उठे। मंत्री जब लाओ त्सु के पास पहुंचा तो लाओ त्सु ने कहा, लगता है अब तुम समझ गए हो। बताओ, क्या समझा तुमने? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मैं समझ गया हूं। मैं अब तक बाहरी दुनिया को दोष दे रहा था।
अपनी अशांति के लिए अपने पद को, लोगों को और हालातों को जिम्मेदार मान रहा था। लेकिन जैसे उस सूखे वृक्ष की नींव अंदर से खराब थी, वैसे ही इंसान का मन अगर अंदर से गंदा है, तनाव से भरा, अहंकार से उलझा और डर से जम चुका, तो उसे बाहर की हर चीज, हर इंसान, हर घटना गलत और बेकार ही दिखेगी। वो बाहरी दुनिया से शांति और खुशी की उम्मीद करेगा, लेकिन अंदर की गंदगी के कारण उसे ले नहीं पाएगा। और अंत में वो अपनी उसी अंदर की गंदगी को, अपने गुस्से और अपनी कड़वाहट को दूसरों पर फेंकने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं कर रहा था। अब मैं इस अंदर के कचरे को हमेशा के लिए बाहर फेंकना चाहता हूं। मैं इसे साफ करना चाहता हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे बताइए, यह कैसे होगा? लाओ त्सु की आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, पहला और सबसे अहम कदम तुम उठा चुके हो, स्वीकार। तुमने यह मान लिया है कि समस्या अंदर है। आधी यात्रा यहीं पूरी हो जाती है। अब आगे का रास्ता धैर्य का है, समझ का है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह हर पल जीने की कला है। सबसे पहले यह समझो कि तुम जिसे मैं कहते हो वो इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। यह हवा, यह पानी, यह आकाश, यह सितारे और तुम सब एक ही ऊर्जा के, एक ही बहाव के हिस्से हो। इसे हमारे यहां ताओ कहते हैं, द वे, द फ्लो, ब्रह्मांड का परम नियम। तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुम इस बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हो। तुम हर चीज को अपने हिसाब से चाहते हो। तुम नदी के बहाव को रोकना चाहते हो। जब तुम हर चीज को, हर इंसान को, हर परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तभी संघर्ष पैदा होता है, तभी फ्रस्ट्रेशन आती है, तभी गुस्सा आता है। क्योंकि सच तो यह है कि तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या मुझे कोई कर्म नहीं करना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ किस्मत के हवाले कर देना चाहिए? मंत्री ने मासूमियत से पूछा। नहीं, लाओ त्सु बोले, यही सबसे बड़ी भूल है जो लोग करते हैं। ताओ का मतलब अकर्मण्य होना नहीं है। इसका मतलब है अहंकार के बिना कर्म करना। इसे वू वेई कहते हैं, एफर्टलेस एक्शन। कर्म तो तुम्हें करना है, तुम मंत्री हो, तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन उसके फल से, उसके परिणाम से अपनी पहचान को मत जोड़ो। जब तुम वर्तमान के पल में पूरी तरह से मौजूद होते हो, बिना भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ के, तो सही कर्म अपने आप प्रकट होता है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें बस पता होता है कि क्या करने की जरूरत है। वो कर्म तुम्हारे अहंकार से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना से निकलता है। और जो कर्म उस बहाव से निकलता है, उसमें कोई तनाव नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता। इसे ऐसे समझो, जब कोई इंसान तैरना सीखता है तो शुरुआत में वो बहुत डरता है। वो पानी में हाथ पैर मारता है, संघर्ष करता है और डूबने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पानी पर भरोसा नहीं है। वो पानी को अपना दुश्मन समझता है। लेकिन जिस दिन वो शरीर को ढीला छोड़ देता है, जिस दिन वो पानी पर भरोसा कर लेता है और बस तैरने की कला को एंजॉय करता है, उसी पल पानी उसे खुद ब खुद ऊपर उठा लेता है। वो तैरने लगता है। यह ब्रह्मांड, यह ताओ उस पानी की तरह है। जब तक तुम इससे लड़ोगे, हाथ पैर मारोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तुम डूबते रहोगे, अशांति में, गुस्से में, तनाव में। लेकिन जिस पल तुम सरेंडर करते हो, जिस पल तुम भरोसा करते हो, जिस पल तुम कहते हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करूंगा, लेकिन परिणाम ब्रह्मांड के हाथ में है, उसी पल यह ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता है। तुम बहने लगते हो, तैरने लगते हो। अपने अंदर के कचरे को साफ करने का कोई मंत्र या कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका एक ही रास्ता है, हर पल में जीना सीखो। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, उसका स्वाद महसूस करो। जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अपने कदमों को जमीन पर महसूस करो। जब किसी की बात सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, बिना अपने दिमाग में जवाब तैयार किए। जब तुम वर्तमान में होते हो तो मन में कोई विचार नहीं होता, और जहां विचार नहीं वहां कचरा नहीं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा गुस्सा कम हो रहा है, तुम्हारी बेचैनी शांत हो रही है, क्योंकि अब तुम घटनाओं पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम उन्हें रेस्पॉन्ड कर रहे हो। रिएक्शन हमेशा अतीत के कचरे से आता है, जबकि रेस्पॉन्स वर्तमान की समझ से आता है। लिन शान चुपचाप सुनता रहा। आज पहली बार उसे लग रहा था कि उसके अंदर की आग बुझ रही है और एक ठंडी शांति उसकी जगह ले रही है। उसे अपना रास्ता मिल गया था। यह सिर्फ लिन शान की कहानी नहीं है,
ये हम सब की कहानी है। आज की दुनिया में वो शिष्य जो कचरा फेंकता है वो हर जगह है। वो एक सोशल मीडिया पर आया हुआ ट्रोल कमेंट हो सकता है, वो ट्रैफिक में आपको गाली देता हुआ कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है, वो ऑफिस में आपकी पीठ पीछे बात करने वाला कोई सहकर्मी हो सकता है, वो घर में आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरने वाला कोई सदस्य हो सकता है। यह बाहरी कचरा हम सब पर हर दिन फेंका जाता है और हम में से ज्यादातर लोग मंत्री लिनशान की तरह ही रिएक्ट करते हैं। हम गुस्से में फट जाते हैं। हम कई घंटे तक उस अपमान को लेकर सोचते रहते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं और अंदर से बुरी भावनाओं से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी कचरा है, अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा का कचरा, अपनी एक झूठी पहचान, फॉल्स आइडेंटिटी का कचरा जिसे हम अपना ईगो कहते हैं, लोगों की कही बातों का कचरा, भविष्य के डर का कचरा। जब बाहर से कोई चिंगारी आती है तो वो हमारे अंदर के इस बारूद में आग लगा देती है। लाओ त्सु की फिलॉसफी एक इमोशनल डिटॉक्स है। यह आपको कहती है कि बाहर की दुनिया को ठीक करने की कोशिश बंद करो, लोगों को बदलने की कोशिश बंद करो, हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करो। काम अंदर होना है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी खुशी या दुख की वजह कोई और नहीं बल्कि उन घटनाओं पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, तो आप अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अगली बार जब कोई आप पर कचरा फेंके तो फटने से पहले एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या यह गुस्सा सच में इस बाहरी घटना की वजह से है या यह मेरे अंदर पहले से मौजूद किसी जख्म, किसी डर, किसी अहंकार का नतीजा है? जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, आप उस घटना और अपने रिएक्शन के बीच एक खाली जगह बना देते हैं और उसी खाली जगह में शांति है, उसी में समझ है, उसी में फ्लो है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप उस गहरी शांति और आनंद को महसूस करना चाहते हैं जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, तो आपको अपने अंदर के इस कचरे को स्वीकार करना होगा। आज यह कहानी खत्म होने के बाद एक काम जरूर करना। कमेंट सेक्शन में जाकर बस इतना लिखिए, मैं शांत हूं। यह ब्रह्मांड को एक सिग्नल होगा कि आप अपने अंदर की सफाई के लिए तैयार हैं। उस पुराने दर्द, गुस्से और बोझ को आज यहीं इस कमेंट में डाल दीजिए और खुद को हल्का कीजिए और महसूस कीजिए कि एक बोझ हल्का हो गया है। और अगर आप इस सफर पर, इस गहरी समझ की यात्रा पर अकेले नहीं चलना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर जिंदगी के इन गहरे सत्यों को खोजें, तो इस बुक ट्यूबर हिंदी परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब का बटन सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक संकल्प है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। और अंत में, इस कहानी को किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसे आप जानते हैं कि वो बाहर से बहुत मुस्कुराता है लेकिन अंदर से अकेला और टूटा हुआ है। शायद यह कहानी, यह शब्द उसके लिए वो रोशनी बन जाए जिसकी उसे सख्त जरूरत है। आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, लाओ त्सु ने कहा था, जो दूसरों को जानता है वो ज्ञानी है, जो खुद को जानता है वो प्रबुद्ध है। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया बहुत गलत है, लोग बहुत खराब हैं और हालात आपके खिलाफ हैं, तो शायद सबसे पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। धन्यवाद।